हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। और आज हम कुछ जो मार्च की प्रमुख योजनाएं जो स्कीम्स हैं उन पे कुछ बात करेंगे और प्लस करंट अफेयर को इसको जोड़ते हुए चलेंगे। तो देखते हैं भाई क्या क्या है जो आई हुई है। जो पहले जो पढ़ना है हमें वो देख लेते हैं। पाल दाधव नरसंहार को जो 100 वर्ष पूरे हुए और जो राष्ट्रीय भूमि जो मुद्रीकरण निगम के संगठन को स्वीकृति मिली गई है। और नाटो का विस्तार और जो वैश्विक अशांति इस पे बात कर की जाएगी। समर्थ अभियान, कौशल्य मातृत्व योजना, स्त्री मनोरक्षा परियोजना, आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी जो विवाद क्या है उसको समझेंगे। और जो हरियाणा में 75% स्थानीय आरक्षण उस पर, और P-81 विमान उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान ने फिर FTF से ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, उस पर। और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण मसौदा नीति 2022 और थर्मोबैरिक जो युद्ध सामग्री को झरोका इस पर बात करेंगे क्या है ये, और वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे। तो ये है सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारा पाल दाधव नरसंहार को 100 वर्ष पूरे हुए, इसको समझते हैं चर्चा में क्यों है, क्या कारण है। हाल ही में गुजरात में घटित जो बाल दाधव नरसंहार को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गुजरात सरकार ने इस हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक व्यापक और नरसंहार के रूप में वर्णित किया है। बहुत ज्यादा क्या है ये देखिए सारी जो ये यूपीएससी मेंस के लिए भी काम होगा। यूनिट जो 18वीं सदी में भारत जो मध्य जो लेकर वर्तमान तक जो आधुनिक इतिहास और जो महत्वपूर्ण घटनाएं ये सारे जीएस में आएंगी। और स्वतंत्रता संग्राम में उससे विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका योगदान बीच के लिए क्वेश्चन आएंगे, वो यूनिट फर्स्ट में आएंगे। क्या था पाल दाधव नरसंहार। वस्तुतः ब्रिटिश काल में जो राज्य ने अपने आर्थिक हितों को समर्थ करने के लिए जो अतार्किक तरीके से भू राजस्व की दरों को लागू कर दिया गया था। इसी क्रम में जो ब्रिटिश साम्राज्य ने गुजरात, पाल दाधव और जो चितरिया क्षेत्र में निवास करने वाले भील आदिवासी समुदाय को लिए कृषि भूमि पर भी लगान को बढ़ा दिया था, कर को बढ़ा दिया था, टैक्स को बढ़ा दिया था। एक तरह से सरकार द्वारा भू राजस्व दरें बढ़ाने के कारण किसानों में आक्रोश था, उन्हें गुस्सा आया। फलस्वरूप जो तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल तेजावत ने, याद रखना इसका नाम, इनका नाम जो है मोतीलाल तेजावत ने 7 मार्च 1922 को पाल दाधव गांव में कुछ भीलों को एकत्र किया। इन्होंने जो पाल दाधव गांव है वहां पे जो कुछ भीलों को एकत्र किया, इकट्ठा किया। और इस शांतिपूर्ण बैठ की जानकारी जो पुलिस को लग गई, इन भीलों पर गोलाबारी जो कर दी गई, जिसके लगभग जो 1200 वर्ष जो 1200 इसमें जो गोलाबारी करने के बाद 1200 व्यक्तियों की मौत हो गई। अब इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार ने इन मृत व्यक्तियों को जो सभा स्थल के पास ही जो स्थित एक कुएं में गिरवा दिया था, ठीक है। पूरे मामले में को यहीं पे दबा दिया गया। उल्लेखनीय है कि भील समुदाय के द्वारा इस शहीदों की स्मृति में आम का बाग भी लगवाया गया, भील समुदाय की इसमें। और जो क्योंकि 1922 में जिस स्थान पर हत्याकांड हुआ था उसका नाम वहां पर एक आम का बाग था। यहाँ पे मोतीलाल तेजावत को उनकी अहिंसक नीति और नेतृत्व की क्षमता के कारण जो आदिवासी समुदाय द्वारा उन्हें गांधी जी का नाम दिया गया, गांधी जी की उपाधि दी गई एक तरह से। कितने वो भी अहिंसक थे। एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाल ही में पाल दाधव नरसंहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो यह है, नरसंहार ब्रिटिश काल में भील आदिवासियों द्वारा भू राजस्व की बढ़ती दरों के लिए विरुद्ध किया गया था। दूसरा, मोतीलाल तेजावत इस नरसंहार से एक प्रमुख नेता थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। सीमांत गांधी के नाम से तो जाना नहीं जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, और सी हमारा 1 और 2 दोनों, और डी हमारा ना तो 1 और न ही 2। तो इसमें हमारा केवल 1 ठीक है, ये वाला ठीक है, स्टार्टिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का विस्तार और जो वैश्विक अशांति चर्चा में क्यों है भाई ये नाटो का। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कई विशेषज्ञ द्वारा हाल ही में रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध के पीछे नाटो का जो उत्तरदायित्व माना जा रहा है इसका, क्योंकि जो यूक्रेन द्वारा जो निरंतर नाटो में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने की जो चेष्टा की गई और रूस के हितों पर पड़ने वाले जो विपरीत प्रभाव को जो समृद्ध युद्ध में मूल पृष्ठभूमि इसी में है।
तो राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल नेशनल इम्पोर्टेंस के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है जो आते हैं, तो ये हमारा जीएस पेपर 2 में आएगा, यूनिट 18 और जो 20 इसमें है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और जो वैश्विक समूह और जो भारत में संबंधित अथवा जो भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक करार, जो महत्वपूर्ण और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और जो मंच, उनकी जो रचना, जो अधिदेश सब इसमें आते हैं। क्या है नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य सैन्य संगठन गठबंधन की स्थापना 1949 को वाशिंगटन डीसी के जो वाशिंगटन संधि के बाद हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अंतर जो सरकारी सैन्य संगठन है। कुल सदस्य 30 है इसमें। उद्देश्य क्या है? अपने जो सदस्य को सामूहिक रक्षा, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को शांति बनाए रखना, इसका उद्देश्य है। सदस्य सदस्यों की बैठक की उत्तरी अटलांटिक जो नॉर्थ अटलांटिक जो कॉरपोरेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। इसके जो नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या एक से अधिक जो सदस्यों पर आक्रमण कोई भी देश करेगा तो उसके साथ खड़े होंगे, इसका मतलब ये है। नाटो का वर्तमान प्रासंगिकता क्या है इसकी? नाटो जो है मूलतः नाटो का गठबंधन द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक प्रकार से तत्कालीन सोवियत के लिए विरुद्ध गुटबंदी को करने के लिए उद्देश्य से किया गया था। नाटो के गठबंधन के समय जो औपचारिक घोषणा में सोवियत रूस विस्तारवाद को रोकना और जो अमेरिका तथा यूरोपीय महाद्वीप देशों को सुरक्षा प्रदान करना था इसका उद्देश्य। इस समय जो इस प्रकार का जो संगठन महत्व था, क्योंकि जो ध्रुवीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान भी में था ये, किंतु वर्ष 1990 में सोवियत संघ विघटन होने के बाद इस संगठन का महत्व एक प्रकार से समाप्त हो गया था इसमें, जब दो रूस जो हो गया था, अलग हो गया था, मतलब टूट गया था यूएसएसआर। किंतु इसके बावजूद संगठन को क्षेत्रीय विकास और जो परिप्रेक्ष्य के सदस्य के द्वारा जो औपचारिक सिद्ध किए गए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। विडंबना यह है कि नाटो जो एक सैन्य संगठन को क्षेत्रीय विकास शांति का जो आधार बताया जा रहा है, जबकि समस्त विश्व जलवायु परिवर्तन, भुखमरी एवं गरीबी जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो द्वारा अपना समाप्त हो चुके मूल जो सदस्य उद्देश्यों के बजाय जो वैश्विक शक्ति को संतुलन बनाए रखने के लिए पक्ष में प्रयासरत किया जाता रहा है। वर्तमान में रूस यूक्रेन में चल रहे जो युद्ध इसका जो स्पष्ट प्रमाण है। इसके अलावा 1990 में नाटो की ओर से जो आधिकारिक जो बयान देते हुए स्पष्ट किया गया कि नाटो का प्रयोग पूर्वी देशों की में नहीं किया जाएगा, कि पूर्वी देशों में इसका यूज नहीं किया जाएगा इसका। किंतु विगत देशों के अनुभव दर्शाते हैं कि नाटो ने केवल अपने मूल लक्ष्यों के विपरीत जाकर कार्य किया है, बल्कि निरंतर एशियाई क्षेत्र में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने का भी काम किया है इसने। अच्छा, मूल्यांकन एवल्यूशन करते हैं कि आगे क्या है। स्पष्ट नाटो गठबंधन की परिस्थितियां एवं जो मूल उद्देश्य वर्तमान को समाप्त हो चुके हैं। अतः इस संगठन को या तो समाप्त किया जाना चाहिए अथवा इसकी मूलभूत प्रकृति के भी परिवर्तन करते हुए वर्तमान जो अपेक्षाओं के लिए इसे पुनर्गठित किया जाना चाहिए। या तो इसको खत्म कर दो या फिर इसमें थोड़े चेंज करके इसको दोबारा अप्लाई करो इस तरह से। किंतु जिस प्रकार के नाटो के मध्य अमेरिका और जो यूरोपीय द्वारा एशियाई घटनाओं को प्रभावित किया एवं संतुलित किया जा रहा है, उससे यह संभव काम सब प्रतीत हो रहा है, संभव काम हो रहा है। ये लगभग नहीं होगा। ये जो सदस्य केवल एक जो इसमें सदस्य देश ही इस हेतु तैयार, इसके हेतु तैयार हैं। एक अन्य विकल्प के रूप में वैश्विक स्तर पर जो नैतिक परिवेश निर्मित किया जा रहा है इस प्रकार के संगठन के विरुद्ध हो, और जो संयुक्त राष्ट्र जैसे निकाय के मध्य जो अपने विरुद्ध स्थापित करवा सके। हालांकि यह भी सरल नहीं है, क्योंकि जो वीटो शक्ति जो प्राप्त जो अमेरिका स्वयं इस निकाय को केंद्रित बिंदु है, इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर पहल की जा सकती है इसकी। जो इस संदर्भ में भारतीय मध्यस्थता के भूमिका निभाते हुए पक्षधर देशों ने वार्ताओं का जो आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही जो अमेरिका तथा रूस जैसे देशों में वैश्विक जो सशक्त देश होने के फलस्वरूप वर्तमान विश्व की जो आवश्यकताओं के एवं जो अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी समझने का प्रयत्न करना चाहिए इसमें। तो लेटेस्ट प्रैक्टिस करते हैं भी क्या क्या न्यूज क्या क्या। राष्ट्रीय भूमि जो मुद्रीकरण निगम के गठन के लिए स्वीकृति चर्चा में क्यों है ये? हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की गठन को औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है।
ये हमारा नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उसमें तो ये आएगा। और जो जीएस पेपर 3 में आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था योजना तथा संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास से संबंधित विषय, इसमें रखेंगे इसको हम। जो प्रमुख बिंदु क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, देखो इस निगम के गठन की घोषणा जारी होते ही बजट में केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई थी। इस निगम के द्वारा की गई जो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया जाएगा। इसमें निगम केंद्रीय वित्त मंत्रालय लोक उद्यम विभाग के जो तहत संचालित होगा। इस निगम के लिए अंतरिक्ष जो शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि जो चुकता शेयर की पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। यह निगम जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम के लिए अप्रयुक्त भूमि, अधिशेष भूमि एवं जो परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का कार्य करेगा। साथ ही जो सरकार द्वारा इस संबंध में परामर्श भूमि को भी निर्वहन करेगा। हालांकि निगम की संरचना के बारे में केंद्र सरकार द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस प्रकार के निगम की आवश्यकता क्यों पड़ी है भाई? वस्तुतः कई जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्यमों के पास भूमि और भवन जैसी अतिरिक्त परिसंपत्तियां हैं, जिन्हें उत्पादन हेतु जो प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। यह निगम की परिसंपत्तियों का जो मौद्रिक जो मूल्य निर्धारण करेगा। अच्छा, मुद्रीकरण का क्या लाभ होगा? इस मुद्रीकरण के एक आधार पर निकट भविष्य में अप्रयुक्त संपत्तियों का उपयोग निजी क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए किया जा सकेगा। साथ ही इस प्रकार की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण के संपत्तियों के अतिरिक्त जो राजस्व भूमि प्राप्त किया होगा, जिसका उपयोग आधारभूत ढांचे के विकास के रूप में किया जा सकेगा। चुनौतियां क्या क्या है? क्या क्या राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन के संदर्भ में विपक्षी दलों के कई आर्थिक विशेषज्ञों का मत है कि केंद्र सरकार द्वारा इस निगम के मध्य निजीकरण को जो बढ़ावा देना चाहती है। निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। इस प्रकार यह निगम निजीकरण को औपचारिक विधिक रूप में प्रदान करने वाला एक कदम प्रतीत होता है। इसके अलावा जो प्रमुख समस्या सार्वजनिक उपकरणों को कार्यशील से अधिक प्रभावी उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक है। सरकार को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। जबकि जो इस संदर्भ में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण विभाग निगम की जो कोई स्पष्ट और जो ठोस भूमिका प्रदान नहीं की गई है, और इस प्रकार दिशा में सरकार कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं किए जो प्रयास किया गया है, कोई अतिरिक्त प्रयास किया गया है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से न केवल अनुपयुक्त बड़ी जो परिसंपत्तियों को जो प्रयोग करके अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि निजी इकाइयों के लिए सहयोग में जो आधारभूत ढांचे को विकसित करने में जो मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार के अतिरिक्त जो अवसर सर्जित होंगे। तो विश्लेषण के देखते हैं भाई। हालांकि राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के संबंध में निजीकरण एवं संस्थात्मक एवं जो प्रक्रियात्मक पक्ष को स्पष्ट रूप से होना प्रमुख चुनौती है, किंतु इसके बावजूद इस निगम को महत्व कम नहीं होता। इस निकाय के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्यम के लिए प्रयुक्त संपत्तियों का प्रयोग मूल्यवान संपत्ति के रूप में किया जा सकेगा। साथ ही रोजगार, अवसंरचनात्मक विकास, अतिरिक्त निजी क्षेत्र की जो कुशलता, जो समुचित उपयोग आदि आयामों को संबंधित किया जा सकेगा। निजीकरण की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुबंध आधारित जो व्यवस्था का अनुकरण किया जा सकता है, तथा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में जो माध्यम से इस प्रकार की जो परिसंपत्तियों को जो अधिकतम जो कुशल दोहन किया जा सकता है। अतः इस प्रकार के निकाय को केवल जो गठन के लिए ही आलोचना नहीं की जा सकती, बल्कि जो इस निकाय के क्रियात्मक पक्ष को भी विचार करना अधिक प्रासंगिक होगा। न केवल जो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण के निगम के लिए महत्व को आकलन किया जा सकेगा, बल्कि अभी तो निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं को समाधान और जो व्यवहारिक जो बनाया जा सकेगा इससे। तो लेटेस्ट प्रैक्टिस देखते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां विवाद क्या है भाई, इसको समझते हैं। चर्चा में क्यों है? हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में 6 महीने के भीतर राज्य की 3 राजधानियों के संबंध में उक्त समस्याओं के जो समाधान के लिए निर्देश किया है। निर्देश देखते हैं क्या ये हमारा नेशनल हो जाए इंटरनेशनल जो इनकी पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, और इंडियन पॉलिटी में इसको रखेंगे हम। और जो ये यूनिट 5 जीएस पेपर 2 में आएगा, संसद और राज्य विधायिका संरचना कार्य
कार्य और जो संचालन शक्तियाँ और विशेष अधिकार से उत्पन्न होने वाले विषय इसमें रखेंगे। इसको क्या है मामला पूरा समझते हैं भाई। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा को एक मजबूत कानून पारित करने और राज्य की राजधानी को 3 स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। अर्थात जो आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाने का निर्णय लिया था। जो पहली थी अमरावती, जो विधायी राजधानी थी, लेजिस्लेटिव कैपिटल्स अमरावती, और फिर विशाखापत्तनम कार्यकारी थी, ये वर्किंग कैपिटल थी, और कर्नूल न्यायिक जो राजधानी जुडिशियल कैपिटल रखने का आंध्र प्रदेश सरकार का निर्णय GN राव की अध्यक्षता में बनी समिति सुझाव पर लिया गया था। इसके पीछे राज्य के जो तर्क था कि पीछे राज्य के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय जो प्रशासनिक सुविधा प्राप्त होने के साथ जो क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भी आसानी होगी, इसके पीछे ये हमारा इसका तर्क था, इन्होंने दिया हुआ था। किंतु कुछ ही समय बाद जो अमरावती के किसानों ने राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अमरावती में नई राजधानी के लिए नई सरकार के भवनों के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना था वह कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आती थी। इस प्रकार जो राज्य सरकार को तर्क दिया कि राज्य प्रशासनिक इकाइयों को जो सुविधापूर्ण संचालन के दृष्टिकोण से किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। जो राज्य सरकार ने किसानों की जो निर्धारित मुआवजा देने की बात कही, किंतु जो किसानों ने इस पर सहमत नहीं हुए कि भाई पहले जो उनकी जो भूमि ली जा रही थी जो इसके लिए राजधानी के लिए वो किसानों को ली जा रही थी, अब उनको पैसे भी देने के लिए बात की, मुआवजा देने के लिए किसान अपने भी रणनीति आ रहे हैं। इसके बावजूद उच्च न्यायालय में जो राज्य सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध एक याचिका दायर की, और जिस पर न्यायालय ने किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रदान करते हुए 6 महीने के भीतर अमरावती से राजधानी को स्थानांतरित करने के निर्देश सरकार को दिए। मूल्यांकन राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानी गठित करने के पीछे प्रशासनिक सुविधा, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, अहम लोगों की सुविधा का तर्क दिया। राज्य सरकार ने पृथक पर अलग अलग राजधानियां होने के कार्यों की तीव्रता को कर सकेंगे, धन एवं समय की बचत होगी, ये उन्होंने लॉजिक दिया। हालांकि इस कई विश्लेषकों का मत है कि एक से अधिक राजधानियां न केवल सरकारी खर्च के विरुद्ध खर्च में वृद्धि करेंगी, बल्कि जो लोगों के जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करने में भी समस्या होगी स्टार्टिंग में। तो इसके लिए उदाहरण के लिए जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तब मंत्रियों को बिल पेश करते हुए समय प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जब विधानसभा सत्र में नहीं होता तो कार्यपालिका द्वारा जो निर्णय लेने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी आवश्यकता होती है, जिसमें विधायक भी सम्मिलित होते हैं। हालांकि वर्तमान में डिजिटल युग है, समन्वय की सूचना के आदान प्रदान की सरलता रहती है, किंतु उसके बावजूद तकनीकी प्रयोग करने हेतु जनप्रतिनिधियों के लिए यह है अपेक्षित है कि जिसका अभाव दिखाई देता है, इसका प्राय हमेशा दिखाई देता है। अतः राज्य सरकार ने द्वारा इस प्रकार के निर्णय लेते हुए कुछ बिंदुओं को भी ध्यान रखना चाहिए। लेटेस्ट प्रैक्टिस न्यूज है भाई, समर्थ अभियान क्या है, चर्चे में है ये भी। 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री MSME ने महिलाओं के जो समर्थन में नामक अभियान को जो प्रारंभ किया, जिसकी उद्देश्य महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना है। प्रमुख बिंदु है क्या क्या है। समर्थ पहल के अंतर्गत जो महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित होने वाली मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम 20% सीटों को महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। इसमें से 7500 से अधिक महिला लाभान्वित होंगी। इसमें इस पहल के माध्यम से MSI जो मंत्रालय जो महिला कौशल विकास बाजार विकास सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र कर रहा है, उस पर ग्रामीण जो उप शहरी क्षेत्रों को 7500 से अधिक महिलाओं को उम्मीदवारों को भी 2020-2022 में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा जो हजारों महिलाओं को घरेलू अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के अपने जो प्रदर्शित करने के लिए विपणनों के आधार पर अवसर मिलेंगे। यह अभियान महिलाओं को रोजगार और अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें और आत्मनिर्भर और जो स्वतंत्र होने का जो अवसर प्रदान करता है। न्यूज है हमारा कौशल्य मातृत्व योजना क्या है, ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार जो कौशल्य मातृत्व योजना को प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य बाल लिंगानुपात को के स्तर में जो सुधार लाना है। जैसे जो लड़का लड़की के लिए जो जन्म देते हैं तो लड़की को मार देते हैं, उसकी जो उसमें डिसबैलेंस और उसको सुधार करना है। इस योजना के तहत दूसरी बेटी के जन्म होने पर राज्य सरकार जो महिला को 5000 रुपये एक प्रदान करेगी किए जाएंगे। जो धर्मोबोधिक सामग्री क्या है, ये चर्चा में क्यों है।
हाल ही में यूक्रेन के लिए जो थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री के उपयोग के आरोप लगाया है। तो क्या है थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री? इसके बाद थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री को एरोसोल बम या वैक्यूम बम या ईंधन वायु जो विस्फोटक उपकरण को कहते हैं। थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री प्राय रॉकेट या बम के रूप में बनाए जाते हैं। सामान्य शब्दों में थर्मोबैरिक युद्ध सामग्री में ऐसे पाउडर तथा ऑक्सीडेंट जो युक्त कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन को अवशोषित कर सक्षम बन होते हैं। जिस क्षेत्र में इस प्रकार की युद्ध सामग्री का प्रयोग किया जाती है वहां पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है और व्यक्ति को दम घटने से मृत्यु हो जाती है। इसमें जो देख सकते हैं। अब P81 क्या है, ये चर्चा में क्यों है? ये नौसेना NI-3321 नौसेना देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका जो एयरस्पेस कंपनी बोइंग ने भारतीय नौसेना को 12वीं लंबी दूरी का जो समुद्री गश्ती विमान P81 प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच में वर्ष 2016 में इस संबंध में समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका जो भारत की जो हिंद महासागरीय क्षेत्र में निगरानी एवं सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का विमान प्रदान करेगा। अच्छा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ये हमारी लेंथ इसकी इतनी होगी 39.4247 और जो 2 CCCM जो इंजन होंगे इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे। विंग्स इसमें 37.64 मीटर है। हाइट है इसकी 12.83 मीटर है। मैक्सिमम टेक ऑफ जो ग्रॉस वेट 8 जो 85,139 किलोग्राम है। इसका स्पीड है 490 नॉट या 489 किलोमीटर पर आवर। रेंज है इसकी 1200। स्त्री मनोरक्षा परियोजना, स्त्री मनोरक्षा चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्त्री मनोरक्षा नामक परियोजना की शुरुआत की है उन्होंने। तो प्रमुख बिंदु हैं इस परियोजना का उद्देश्य वन स्टॉप सेंटरों के माध्यम से महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य को सुधार करना, उनके जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। इस परियोजना के तहत जो देश भर में 6000 जो सेंटर वन स्टॉप सेंटर की जो स्थापना की जाएगी जिससे महिलाओं को निःशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जा सके, उन्हें जो साइकोलॉजिकल उन्हें काउंसलिंग की जा सके। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में 75% स्थानीय आरक्षण। इसकी ये क्या है, चर्चा में क्यों है भाई? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% जो आरक्षण प्रदान करने वाला कानून को रोक हटा दी है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसके? उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में जो राज्य सरकार ने स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 लागू किया था जिसमें चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी इसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि कोर्ट द्वारा बिना किसी उपयुक्त तर्कों के आधार पर निर्णय रोक लगा दी गई है, जबकि अभ्यर्थियों में कोई सुनवाई इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई जारी है। अतः सुनवाई को पूरी होने के तब तक कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता तो कानून पर रोक लगाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला अत्यधिक संवेदनशील और दूर प्रभावी है, अतः इस अंतिम निर्णय को लेने का आने को रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020, इसके तहत जो 10 या अधिक कर्मचारियों को फार्मों को 30,000 रुपये प्रति माह और सभी नौकरियों में 75% राज्य के आदिवासियों को उम्मीदवार के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित जो विभिन्न कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, समिति देता भागीदारी फार्मों में नौकरियां प्रदान की जाएंगी। इसमें राज्य सरकार ने निजी कंपनियों को काम पर रखने वाले कुछ नीलीचपन प्रदान करने वाले जो राज्य के लिए वास्तविक निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु निवास अधिवास की आवश्यकता को 15 से 5 वर्ष कम कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा मसौदा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण मसौदा नीति 2022, चर्चा में क्यों? हाल ही में रसायन उर्वरक मंत्रालय फार्मास्यूटिकल विभाग ने चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नीति 2022 के मसौदे पर एक दृष्टिकोण को जारी किया गया है। मसौदा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? जो मानकीकरण जो सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मानकों को जो सामंजस्य के साथ साथ व्यापार आसानी के लिए नियामक प्रक्रिया को एजेंसी बहुलता को अनुकीर्णित करने के लिए नियामकों जो सुनिश्चित करना है। निजी क्षेत्र में निवेश और स्थानीय
विनिर्माण परितंत्र को विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निश्चित और सहायता माध्यम से स्पर्धा करने का निर्माण करना है। लगता है कि प्रतिस्पर्धा में सुधार, घरेलू निर्माताओं के आकर्षण को बढ़ाने के लिए परीक्षण केंद्रों के जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा उपकरण, पार्क सहित जो सर्वश्रेष्ठ भौतिक आधार उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा का विकास करना इसमें है। नेक्स्ट है हमारा उच्च स्तर पर जो प्रशासनिक पाठ्यक्रम निश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकास और हितकारी कौशल के लिए विकास के नवाचार मूल्य श्रृंखला में आवश्यक कौशल के साथ साथ भविष्य के लिए तैयार करने के लिए मानव संसाधन का निर्माण करना है। न्यूज पाकिस्तान ने से फिर एफटीएफ के ग्रे लिस्ट में क्या है चर्चा में क्यों है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया है। ये जो ग्रे लिस्ट का जो अन्य नाम जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट भी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था एफटीएफ। ये पीछे क्या त्याग दिया इसने डालने के पीछे। पाकिस्तान 26/11 के आरोपी हाजिफ सईद और जो जैश ए मोहम्मद प्रमुख जो मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र जो द्वारा जो नियमित आतंकवादी के खिलाफ जो उचित कार्य करने में विफल रहा है, इसलिए इसको डाला। ग्रे लिस्ट किसी भी देश को एफटीएफ ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी के लॉन्ड्रिंग के आतंक को अंकुश लगाने में विफल रहा है। इस सूचना में विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता मिलने वाली मुश्किलें आती हैं, जिससे जो वैश्विक पटल पर उसकी देश की नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ब्लैक लिस्ट, अच्छा ये ग्रे लिस्ट है, ये ब्लैक लिस्ट क्या होता है। किसी भी देश का जो एफटीएफ ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है उस देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता को मिलनी बंद हो जाएंगी। एफटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय जो इंट्रो गवर्नमेंटल बॉडी है। उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसी खतरों को निपटारा करना। कुल सदस्य 37 हैं। भारत 2010 में जो एफटीएफ का सदस्य बना था। झरोका, नेक्स्ट है झरोका, चर्चा में क्यों है भाई। जो हाल ही में पहली बार भोपाल में 8 महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के जो 8 मार्च को झरोका उत्सव पर जो आयोजित किया गया। झरोका उत्सव जो पार्श्विक राष्ट्रीय हथकरघा कला और जो सांस्कृतिक उत्सव है, यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जो नाट्य और कला, शिल्प और संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान में समर्पित है। इस तहत जो सभी प्रकार के स्थानीय सांस्कृतिक लोकप्रिय त्योहार पर केंद्रित और जो साहित्यिक कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर प्रतिबंध करेगा। फैक्ट क्या क्या है अच्छा फैक्ट देखते हैं, इसके बाद वन लाइनर फैक्ट्स क्या क्या है। किसी देश में मुद्रास्फीति से मुकाबला करने के लिए अपनी मुद्रा तोमान ने शुरुआत की है। वो ईरान। किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम ने लगाने की घोषणा की है। किस देश ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने की है। और पत्रादाव जो डेनिया फटोस किस देश के स्थित प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है? तो रोमानिया का भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पोंगिंग कोल से संबंधित सहयोग किस साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है? रूस को। संयुक्त राष्ट्र परिषद में सर्वसम्मति एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये देश किस देश में शांति सेना को कम करने का प्रयास किया गया? लेबनान में किया गया है। तो भाई देखो, आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। मार्च के फर्स्ट वीक की है ये, तो अभी तो सेकंड चल रहा है, उसका भी मैं कर दूंगा, बना दूंगा। तो उसमें सारी चीज़ें नेशनल जितनी स्कीम्स हैं और जो इंटरनेशनल सबको लिया गया है, अच्छा समझाने से प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने साथियों तक पहुंचा दो और जो बेल आइकन को प्रेस करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी वीडियो के लिए देखने के लिए, अच्छे समझने के लिए थैंक यू।